दोस्तों, अमेरिका का एक खास और शक्तिशाली विमान सीधे आसमान चीरता हुआ सीधे एशिया की तरफ बढ़ रहा था। राडार पर टकटकी लगाए बैठे चीन के रणनीतिकारों को पूरा यकीन था कि यह वीवीआईपी प्लेन हमेशा की तरह भारत की राजधानी नई दिल्ली के रनवे पर उतरेगा। लेकिन तभी आसमान में एक ऐसा कूटनीतिक खेल पलटा जिसने पूरी दुनिया के दिग्गजों को चौंका दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का यह विमान दिल्ली के बजाय सीधे भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ मुड़ गया और जाकर उतरा सीधे बंगाल की जमीन पर। बीजिंग के पावर कॉरिडोर में एकदम से खलबली मच गई। चीन के बड़े बड़े रणनीतिकार अपने नक्शे खंगालने लगे कि आखिर अमेरिका और भारत मिलकर पूर्वी मोर्चे पर कौन सी नई और खतरनाक बिसात बिछा रहे हैं। अमेरिका का कोई छोटा मोटा राजनेता नहीं, बल्कि खुद वहां का सबसे बड़ा रणनीतिकार उस जमीन पर कदम रख चुका था जहां से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सीधा रास्ता खुलता है। पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि अमेरिकी सत्ता के इस सबसे बड़े खिलाड़ी का सीधा निशाना क्या है। आखिर अमेरिका ने अचानक ही 15 साल बाद बंगाल में क्यों उतारा विदेश मंत्री का प्लेन? आखिर क्या है बंगाल की जमीन से भारत को वो कूटनीतिक संदेश जिसने रातों रात चीन की नींद उड़ा डाली है? और कैसे एक अकेला शहर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा कूटनीतिक अखाड़ा बन गया है? इन सारे सवालों का जवाब उस एक शख्स के कोलकाता एयरपोर्ट पर कदम रखते ही मिल गया, जिसका नाम है मार्को रूबियो। अमेरिका के विदेश मंत्री वॉशिंगटन से उड़ान भरकर सीधे कोलकाता की धरती पर उतरे हैं। कूटनीति की दुनिया में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता। जब दुनिया का कोई इतना बड़ा नेता किसी देश की राजधानी को छोड़कर सीधे किसी राज्य में पहुंचता है, तो उसके पीछे के इशारे बहुत गहरे होते हैं। ये कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी गूंज सीधे बीजिंग तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री 26 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली एक बेहद अहम बैठक के लिए भारत आए हैं। लेकिन दिल्ली जाने से पहले उनका कोलकाता में डेरा डालना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। आखिर अमेरिका को अचानक बंगाल की याद क्यों आई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। इस राज को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आज से ठीक 15 साल पहले की बात है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे और उनकी विदेश मंत्री थीं हिलेरी क्लिंटन। साल 2012 में हिलेरी क्लिंटन भी बिल्कुल इसी तरह सीधे कोलकाता पहुंची थीं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। दशकों पुराने वामपंथी शासन को उखाड़कर टीएमसी सत्ता में नई आई थी। उस समय अमेरिका ने राज्य की उस नई सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अपनी विदेश मंत्री को भेजा था। यह अमेरिका के सिस्टम का पुराना स्टाइल है। जब भी किसी बड़े और रणनीतिक रूप से अहम राज्य में सत्ता का बड़ा परिवर्तन होता है या कोई बड़ा आर्थिक बदलाव आता है, तो अमेरिका सीधे वहां की नई लीडरशिप के साथ तालमेल बिठाने पहुंच जाता है। लेकिन आज 2026 में हालात बिल्कुल अलग हैं और कूटनीति का लेवल उससे भी कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस बार बंगाल में ऐसा क्या हुआ है जिसने अमेरिका को फिर से अपना सबसे बड़ा मोहरा यहां उतारने पर मजबूर कर दिया? इसका सीधा सा जवाब है पश्चिम बंगाल में हुआ ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन। पूरे 15 साल बाद बंगाल की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। टीएमसी की जगह अब भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत के साथ नई नवेली सरकार सत्ता में आई है। यह भारत के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि वो उभरते हुए पावर सेंटर्स को कभी नजरअंदाज नहीं करता। बंगाल की नई बीजेपी सरकार के साथ सीधा कनेक्शन बनाना अमेरिका की इसी लंबी रणनीति का हिस्सा है। मार्को रूबियो का कोलकाता पहुंचना इस बात का ऐलान है कि अमेरिका भारत के हर उस राज्य के साथ सीधे जुड़ना चाहता है जो भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ बंगाल की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं है। असली खेल तो भारत की सीमाओं के पार चल रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन चीन की विस्तारवादी नीतियों से जुड़ा है। जरा मैप उठाकर पड़ोस में नजर डालिए और पूरी पिक्चर को समझिए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं सीधे तौर पर बांग्लादेश से लगती हैं। आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले बांग्लादेश में कैसा भारी राजनीतिक उथल पुथल मचा था। उस भयंकर संकट के समय चीन ने मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की थी। बीजिंग की हमेशा से यही फितरत रही है कि वो भारत के पड़ोसी देशों में घुसपैठ करके अपना प्रभाव बढ़ाए, चाहे वो सीधे तौर पर हो
या पर्दे के पीछे से चीन ने बांग्लादेश में अपने पैर जमाने की हर मुमकिन साजिश रची। लेकिन भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति से चीन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। ऐसे में मार्को रूबियो का कोलकाता आना चीन के लिए एक सीधा और कड़ा कूटनीतिक संदेश है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीन यात्रा से लौटे हैं। ट्रंप के चीन से वापस आते ही उनके सबसे खास मंत्री का भारत के पूर्वी राज्य में आना ये साफ बताता है कि अमेरिका इस पूरे रीजन में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चीन को बिना कुछ कहे ये साफ बता दिया गया है कि भारत के पड़ोस में उसकी कोई भी चालबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोलकाता सिर्फ एक राज्य की राजधानी है या दुनिया के नक्शे पर इसका वजूद कुछ और ही है। कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कोलकाता को पूर्व का द्वार यानी गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति को सबसे तेज धार देने के लिए अमेरिका के पास कोलकाता से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का दूसरा सबसे पुराना कॉन्सुलेट इसी कोलकाता शहर में स्थित है। यह कोई आज की बात नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से जब कोलकाता भारत की पुरानी राजधानी हुआ करता था, तब से अमेरिका इस शहर की अहमियत को समझता है। दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे जियोपॉलिटिकल नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए कोलकाता आज भी सबसे मुफीद जगह है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसे एशिया में चीन के बढ़ते समुद्री व्यापार और दादागिरी को रोकना है, तो उसे भारत के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाना होगा। रूबियो का यह दौरा इसी समुद्री व्यापार और तेल नेटवर्क को मजबूत करने का एक इरादा भी जाहिर करता है। इस दौरे ने साबित कर दिया है कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का सबसे मजबूत पिलर अब भारत का पूर्वी तट बन चुका है। जब हम समुद्री व्यापार की बात करते हैं तो मलक्का स्ट्रेट का जिक्र आना बहुत लाजमी है। यह समंदर का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। चीन की सबसे बड़ी दुखती रग यही मलक्का स्ट्रेट है। अगर कभी भविष्य में हालात बिगड़ते हैं और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की पूरी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भारतीय नौसेना का जो एक छित्र राज है, वह चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। ऐसे में अमेरिका का कोलकाता आकर भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना चीन को यह खुला अल्टीमेटम है कि समंदर के इस खेल में अब ड्रैगन की किसी भी चालाकी के लिए कोई जगह नहीं बची है। भारत ने अपने पूर्वी तटों को एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया है जिसे भेदने की ताकत अब किसी में नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का। अमेरिका जानता है कि भारत का पूर्वी हिस्सा अब तेजी से एक बड़े इकोनॉमिक हब में बदल रहा है। नई सरकार के आने से यह उम्मीद और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है कि विदेशी निवेश के लिए अब दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। अमेरिका अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए चीन के बाहर एक सुरक्षित और भरोसेमंद ठिकाना तलाश रहा है। वैश्विक स्तर पर China+1 की इस रणनीति में भारत का यह पूर्वी गेटवे सबसे फिट बैठता है। तो यह सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह करोड़ों डॉलर के उस व्यापार का भी खेल है जो चीन की अर्थव्यवस्था को सीधा डेंट मारने वाला है। अमेरिका की नजर में अब भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे अहम और मजबूत हिस्सा है। लेकिन असली एक्शन तो अभी बाकी है, जो देश की राजधानी दिल्ली में होने वाला है। कोलकाता में अपना मजबूत कूटनीतिक संदेश देने के बाद मार्को रूबियो का अगला पड़ाव नई दिल्ली है। 26 तारीख को दिल्ली में दुनिया के 4 सबसे ताकतवर देशों का वो जमावड़ा लगने वाला है जिसका नाम सुनते ही चीन के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वाड की। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो अभेद्य गठजोड़ जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी की जा सके। दिल्ली की इस महाबैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग एक ही टेबल पर बैठेंगे। जब ये चारों दिग्गज रणनीतिकार एक साथ बैठेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके निशाने पर कौन होगा। इस पूरी चर्चा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ चीन ही चीन रहने वाला है। क्वाड का यह मंच अब सिर्फ बातचीत का अखाड़ा नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा वॉर रूम बन चुका है जहां से चीन की हर आर्थिक और सामरिक चाल को काटने का सटीक ब्लूप्रिंट तैयार होता है।
आखिर इस बार क्वाड के एजेंडे में ऐसा क्या खास है जो चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है? इस बार मामला सिर्फ समुद्री सुरक्षा का नहीं है। इस बार क्वाड के एजेंडे में एक ऐसा मुद्दा शामिल हो गया है जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में भारी उथल-पुथल मचा रखी है। यह मुद्दा है क्रिटिकल मिनरल्स का। आज की तारीख में चाहे एडवांस स्मार्टफोन बनाना हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी हो या फिर फाइटर जेट्स के सबसे आधुनिक सिस्टम तैयार करने हों, हर जगह इन खास मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। पिछले कई सालों से चीन ने दुनिया भर के इन मिनरल्स पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। चीन सोचता था कि वो जब चाहे दुनिया की इस सप्लाई चेन को रोककर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। हाल ही में इस सप्लाई चेन में जो गड़बड़ी पैदा की गई, उसने क्वाड देशों को एक बहुत बड़ा और नया मुद्दा थमा दिया है। अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक ऐसा नया नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो चीन के इस घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चीन की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने का सबसे बड़ा प्लान दिल्ली की इसी बैठक में फाइनल होने जा रहा है। भारत की भूमिका इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट में सबसे अहम और दमदार हो गई है। आज का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो दुनिया की ताकतों के बीच सिर्फ संतुलन बनाता था। 2026 का यह नया, आक्रामक और ओजस्वी भारत दुनिया के मंच पर अपनी शर्तें खुद तय करता है। अमेरिका को भी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि एशिया में अगर कोई चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे सीधी चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। क्वाड का गठन भले ही सामरिक और आर्थिक मामलों के लिए हुआ हो, लेकिन इसका असली मकसद एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह रचना है जिसे भेद पाना चीन के बस की बात न हो। समुद्री व्यापार के रास्ते हों या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नीतियां, हर जगह भारत की लीडरशिप अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। मार्को रूबियो का कोलकाता से अपनी यात्रा शुरू करना इसी बात का जीता जागता प्रमाण है कि अमेरिका अब भारत की क्षेत्रीय शक्ति को ग्लोबल पावर के तौर पर पूरी मान्यता दे चुका है। भारत की यह कूटनीतिक जीत हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अब सिर्फ राजधानियों तक सीमित नहीं रह गई है। बंगाल का नया राजनीतिक समीकरण, अमेरिका का सीधा संवाद, बांग्लादेश का भू राजनीतिक एंगल और दिल्ली में होने वाली क्वाड की महाबैठक, यह सब एक ही बड़ी तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं। चीन लगातार यह कोशिश कर रहा था कि वह भारत को उसके ही पड़ोस में उलझा कर रखे, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से खेल को ऐसा पलटा कि आज चीन खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसता नजर आ रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब ड्रैगन की एक नहीं चलने वाली है। बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक हर जगह भारत और उसके सहयोगी देशों ने ऐसी तगड़ी मोर्चेबंदी कर दी है कि चीन के हर कदम पर उसे मुंह की खानी पड़ेगी। यह बदलता हुआ वैश्विक परिदृश्य भारत की बढ़ती ढाक का सबसे बड़ा सबूत है। कुल मिलाकर कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक हर जगह अब भारत के बढ़ते कद की ही चर्चा है। चीन को जो कूटनीतिक संदेश मिलना चाहिए था, वो उसे बहुत ही करारे तरीके से मिल चुका है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली की क्वाड बैठक के बाद बीजिंग से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। दुनिया की इस बिसात पर मोहरे तेजी से अपनी जगह बदल रहे हैं और इस बार बाजी पूरी तरह से भारत के हाथ में है।